नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शारदा एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज से हम बायोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेली एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, उसमें एक या तो दो चैप्टर्स होंगे और एक एक करके हम सारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं ना उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगला 8 से 10 दिन में हम बायोलॉजी के पूरा अपना जो सिलेबस है उसे कवर हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेल के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेल का मैंने बेहतरीन पीडीएफ बनाया है आपके लिए। ठीक है, तो आप बस एक एक करके सारी चीज़ों को देखते जाओ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे से अपना ये पूरा बायोलॉजी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले 15 दिन में पूरी बायोलॉजी को कवर करने अगर आप रेडी हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की कि सेल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सेल जो है ना वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है हमारे बॉडी का, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का वो बेसिक यूनिट है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक दीवार है। ठीक है, तो दीवार की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? ईंट है। ईंट से मिल करके दीवार बना है। वैसे ही सेल से मिल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी बना होता है, चाहे वो हमारी बॉडी हो या फिर एक बैक्टीरिया की बॉडी हो। सब जो है एक सेल से ही मिल करके बना होता है। ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको सेल तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, सेल का खोज किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछ लेता है कि लिविंग सेल का खोज किसने किया, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो लेवेनहॉक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी, लेकिन अगर आपको लिविंग सेल जब तक ना लिखे आप रॉबर्ट हुक ही बोलेंगे। ठीक, अगर आपसे पर्टिकुलरली बोल दे कि लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने की, तब एंटोनियो लेवेनहॉक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों नामों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये था अपना सेल। तो चलिए अब सेल में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसको देखते हैं और फिर एक एक करके पूरी सेल को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेल में हमें और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपसे पूछता है कि सेल थ्योरी किन साइंटिस्टों ने दिया है, या फिर सेल थ्योरी है क्या। तो सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया है 1839 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट ईयर भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इन्होंने सेल थ्योरी में जो है ये तो बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल के बने होते हैं, लेकिन ये बताने में ये असफल रहे कि मतलब नया सेल कैसे बनता है। तो फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं 1855 में, रोडोल्फ विर्चो करके। रोडोल्फ विर्चो जो है वो स्पष्ट करते हैं कि जो नई सेल है ना वो पुरानी सेल से ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि सभी जीव कोशिका से बने हैं, ये तो सेल थ्योरी में इन दोनों ने बताया था। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है ना कि सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बने, मतलब जो नया सेल है वो पुरानी सेल से ही बनती है। ठीक है, तो ये बात बताया है रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। तो इन दोनों का नाम तो सेल थ्योरी के साथ आप याद रखेंगे ही, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, तो भी आप याद रखेंगे कि जो नया सेल है वो बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुरानी सेल से। इस बात को रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया था। तो ये तीनों साइंटिस्ट के नाम सेल थ्योरी के साथ एसोसिएट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किन्होंने कौन सी बातें कही हैं। ठीक है, तो ये था अपना सेल और सेल थ्योरी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल में हमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सेल में हमें और क्या क्या पढ़ना है, और उन सबको हम एक एक करके काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि सेल में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए इस चैप्टर को लेकर के। तो देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है एक सेल। ये एक सेल को ना आप नंगी आंखों से नेकेड आइट से नहीं देख सकते। ठीक है, इसको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। सेल अपने आप में बहुत ही छोटा होता है, और उसके अंदर ये जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स के नाम, इन स्ट्रक्चर्स को किस वैज्ञानिक ने खोजा, और उसके फंक्शन। सेल के अंदर जितने भी ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल का अंगक। ठीक है, तो जैसे सेल वॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, और किस साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी 11 नाम आप देख रहे हैं इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे, और इसके साथ ये पूरा का पूरा जो सेल चैप्टर है वो आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
रेडी हैं तो एक एक करके इन सारे 11 को हम पढ़ते हैं। बहुत ही आराम से हम इन सबको पढ़ लेंगे अगले 15 मिनट के अंदर, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा सेल क्या है, सेल की खोज किसने की, सेल थ्योरी में सेल को लेकर के कुछ बातें कही गई, उनसे रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम हमने पढ़े। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि सेल के अंदर जितने भी उसके अंग हैं, सेल के जो अंग हैं उसके फंक्शन और उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। तो बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है हमारा सेल वॉल, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट्स है ना उसको हम देखते हैं। सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है। इस सेल के पिक्चर्स में जो सबसे बाहरी परत आप देख रहे हैं इसे ही हम कहते हैं सेल वॉल। अगर इस बाहरी परत को हम यहाँ से हटा दें जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, तब ये पूरा का पूरा जो सेल है ना वो एनिमल सेल बन जाएगा, क्योंकि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। ये फर्क होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। अगर सेल वॉल है तो ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। एक चीज दूसरी पॉइंट है कि पौधों को ये जो सेल वॉल है वो निश्चित शेप देता है, मतलब एक निश्चित आकार देता है, ठीक है। और ये सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल। तो इतनी बातें आपको सेल वॉल से पता होनी चाहिए थी। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा एक प्लांट सेल और एनिमल सेल का, वहां पर आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर पाएंगे कि प्लांट सेल कैसा होता है, एनिमल सेल कैसा होता है, ठीक है। तो सेल वॉल को लेकर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हैं कि केवल प्लांट सेल में होता है, पौधों को निश्चित आकार देता है और ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपसे एग्जाम में पूछता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता, तो ज़्यादा ही आपको इसके बारे में और डिटेल जानने की जरूरत है नहीं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनल है, यानी कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उसमें सेकेंड जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेकेंड लाइन आप देख रहे हैं सेल वॉल के जस्ट अंदर, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद होता है और एनिमल सेल में सबसे पहला जो लेयर है वही सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये तो आप समझ ही रहे हैं। दूसरा क्या है कि सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, देखिए कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज सेल से बाहर जाएगी, मतलब सेल के अंदर बाहर जो आदान प्रदान होता है, जो ट्रांसफर होते हैं पदार्थ का, मटेरियल्स का, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। तो सिलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कि किसी को भी अंदर नहीं आने देता या फिर किसी को भी बाहर नहीं जाने देता। जिसको जाना चाहिए उसको जाने देता है, जिसको अंदर आना चाहिए उसको अंदर आने देता है, ठीक है। यही है सेमी परमिएबल, बहुत ही आसान भाषा में हम अगर बात करें तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कोशिका के अंदर जाने और बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है, वो हम पहले ही पढ़ लिए, ठीक है। चौथी पॉइंट है कि ये लिपिड का बना होता है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना था और जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बना है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम। राइबोसोम को हिंदी में भी राइबोसोम ही लिखते हैं, ठीक है। शायद इससे पहले मैंने आपको सेल वॉल की हिंदी नहीं बताई है, तो सेल वॉल को सेल वॉल ही बोलते हैं, वो मतलब हिंदी कुछ ऐसा नाम है तो उसमें क्या ही हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। तो अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम भी जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए स्थान प्रदान करता है, मतलब प्रोटीन बनाता नहीं है लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए जो साइट होता है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन की साइट है, मतलब वहां पे जाकर के प्रोटीन बनता है। इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, तो आप बोलेंगे राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाता नहीं है लेकिन उसके लिए स्थान देता है, जगह देता है, आप डायरेक्ट ऐसे दिमाग में रखें, ठीक है। इसकी खोज जो है 1953 में पैलेड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंटिस्ट के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट साइंटिस्ट के नाम भी आपसे पूछ लेता है, तो इसको आप इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए राइबोसोम के बाद जो चौथा है हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने की थी 1886 में, ठीक है। कोशिका का श्वसन स्थल है, मतलब रेस्पिरेटरी साइट है सेल का। सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है लंग्स में, वैसे ही सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक। इसे ऊर्जा का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं।
पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं कि रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो जो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, जो एनर्जी बनाएगा, उसे एनर्जी कहेंगे, एनर्जी हाउस कहेंगे, ठीक है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। देखिए ये जो नाम है ना कि पावर हाउस ऑफ सेल कह रहा है, या फिर जैसे हम न्यूक्लियस में आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ सेल कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। ये जो नाम है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बहुत बनता है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। देखिए सेल के अंदर 3 ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जहाँ पे आपको डीएनए पाया जाता है। ही पूछता है, जैसे एक तो है कि न्यूक्लियस में तो डीएनए पाया ही जाएगा, हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मिलता है, वो तो है ही, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको इस पे जोर दे रहा हूँ, तो इसको आप एकदम मतलब ऐसा समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। एग्जाम से पूछता है कि किन दो में डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, राइबोसोम दे देगा, तो आपको पिक करना होगा। तो आप पिक करेंगे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को। अभी हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी, जिसे हिंदी में गोल्जी काय भी कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्जी ने की थी। सॉरी, यहाँ पे नाम गलत टाइप हो गया, कैमिलियो गोल्जी ने की थी, ठीक है। प्रोटीन का पैकेजिंग और ढोना, मतलब इसका जो काम है वो क्या है कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है राइबोसोम के पास, उसको क्या करता है कि पहले वो अपने को लेकर के पैक करता है, ठीक है, और फिर उसको जहां जरूरत है वहां पे पहुंचाता है। एक तरीके से डाकिया का काम करता है, या फिर यातायात प्रबंधक, जैसे कि मतलब एक जगह से लेकर के दूसरे जगह ढोने का काम करता है, ठीक है। तो कभी कभी इसको पोस्टमैन ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये जो नाम है ना बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही आपको बोला, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने। प्रोटीन का पैकेजिंग करता है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ये इसका काम है। और जो तीसरी पॉइंट है वह है कि कोशिका का यातायात प्रबंधक भी इसको कहते हैं, पोस्टमैन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको गोल्जी बॉडी से पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। बात करें हम अगर लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की जो खोज है ना वो डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। कहीं कहीं आपको डी दुबे भी लिखे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नाम एक ही है। इसका निर्माण जो है वो गोल्जी बॉडी में होता है। देखिए इसका जो फॉर्मेशन है ना वो गोल्जी बॉडी में होगा, ठीक है। ये लाइसोसोम का पिक्चर है भी नहीं, ये लाइसोसोम का पिक्चर ना होके गोल्जी बॉडी का ही यहाँ पे पिक्चर रह गया है। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई सेल जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो लाइसोसोम को बोलता है कि सेल को अब खत्म कर दो। तो ये जो है ना लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो फटने के बाद पूरी सेल को खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ऐसा है, ठीक है। इसीलिए जब वो सेल डेड हो जाता है तो उसको पूरी तरीके से खत्म करने का जो काम है वो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम जो है डेड सेल में फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, और उसके अंदर के जो इंजाइम्स हैं पूरे सेल को खा जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में आप जरूर रखिएगा, ओके। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही हम इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज जो है ना वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। इसे मास्टर ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ऑफ सेल? देखिए सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब सेल के जितने भी अलग अलग अंग हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है पीछे में, उन सब को उनके फंक्शन करने का जो काम है ना उसके लिए जो डायरेक्शन देता है वो न्यूक्लियस देता है। ऐसे समझे कि इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी को काम करने के लिए कौन कोई भी मतलब मैसेज कौन करता है, कौन ऑर्डर देता है? हमारा ब्रेन देता है। वैसे ही एक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको काम करने के लिए न्यूक्लियस कहता है, ठीक है। इसीलिए इसे मास्टर ऑफ सेल कहते हैं, या फिर कभी कभी ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रक में धागे नुमा पदार्थ होते हैं जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर एक धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्या है? ये जो क्रोमैटिन है हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय
ये जो क्रोमैटिन है वो सिकुड़ कर अनेक छोटे धागे के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब कि जो क्रोमैटिन है आगे चल करके क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे। और इन्हीं क्रोमोसोम्स में होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, जो कि मतलब जेनेटिक मटेरियल जो कि कैरेक्टर्स पास करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कोई भी बच्चा अपने फादर के जैसे दिख रहा है, वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, क्योंकि हर सेल में होता है न्यूक्लियस। और स्पर्म भी एक सेल है, उसके न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमैटिन होता है, ठीक है। और ये हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर्स में होते हैं, और मानव में ये 23 जोड़े में होते हैं। अगर आपसे बोले कि कितने पेयर्स होते हैं तो 23, और कितने नंबर्स में होते हैं तो 23 इंटू 2 46, ठीक है। तो इतना आपको न्यूक्लियस में पता होना चाहिए था, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से आई थिंक कि आपको बताया है, ठीक है। और ये है हमारा आज का आखिरी सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भले ही हम इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करें हम प्लास्टिड की, तो ये भी सेल वॉल की तरह सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। जैसा कि सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं होता, वैसे ही प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो चलिए हम देखते हैं इन तीनों को कि क्या क्या फंक्शन है इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और इसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है। अब क्या मतलब है इसका, देखिए, क्लोरोफिल की वजह से ही पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मतलब प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, ये तो सबको पता है। तो जहाँ पे भोजन बनता है उसको क्या कहते हैं, किचन कहते हैं या नहीं कहते हैं। इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का यानी कि प्लांट सेल का रसोई कहते हैं, किचन कहते हैं, क्योंकि पौधे जो है अपना खाना क्लोरोप्लास्ट में ही बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। क्लोरोफिल सनलाइट की मदद से वहाँ पे उनका भोजन बनता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो नाम है ना, कोशिका का रसोई घर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिलता है और ये हरे रंग का होता है, ओके। सेकेंड है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होता है और ये पौधे में वहां पर पाया जाता है जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ता है। तो अब आप बताइए कि पौधे में कौन सा पार्ट है जहाँ सनलाइट नहीं पड़ता है, तो ये जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है और रूट में पाया जाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है क्रोमोप्लास्ट, ये प्लास्टिड का 3 पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड है प्लास्टिड, ठीक है। तो तीसरा जो है वो है क्रोमोप्लास्ट, और ये रंगीन होता है, मतलब इसमें कलर होता है। तो पौधे में किस किस चीज में आप कलर देख पाते हैं, आप मुख्यतः जो है फ्रूट्स में कलर देखते हैं, जब वो पक जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। फूल में भी कलर होता है, और जो उसके सीड्स होते हैं वो भी अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो फल, फूल और सीड में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेल चैप्टर, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको उम्मीद है कि बताया है और आपको चीज़ें समझ आई है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से डेली बायोलॉजी का एक लेक्चर मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, और अगले 10 से 15 दिन में हम पूरी बायोलॉजी काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी है, बिहार एसएससी हो, या फिर एसएससी का भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ पे भी साइंस का पोर्शन है, जहाँ पे भी बायो आएगा, वहाँ पे वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।